गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, क्या हालचाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले विद्युत आवेश तथा उनके क्षेत्र का सेकंड लेक्चर, जो कि पहला लेक्चर 20 दिन पहले अपलोड कर दिए थे। 20 दिन के बाद ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। ऐसा नहीं कि भैया मैंने अपलोड कर पब्लिक नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं था, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कुछ काम भी आ गया था और सरस्वती पूजा और थोड़ा सा 12th का एग्जाम भी चल रहा था। क्लास 12th का एग्जाम हो चुका है खत्म, अब हम हो चुके हैं फ्री। अब 10th का एग्जाम आएगा, फिर भी उसमें हम एग्जाम देना लेके किसी को नहीं जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू पढ़ाई को रखेंगे और इस बार क्लास 12th में जो एग्जाम लिया वो सबसे मस्त एग्जाम हुआ। हम यही चाहते हैं हमेशा कि जो 12th जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड, जो अपना बिहार बोर्ड है, इतना मतलब इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से उठाकर क्वेश्चन दे देता है। लेकिन इस बार बहुत सारे न्यू क्वेश्चन को बनाया गया है, जो कि हम देखकर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। पढ़ा देख रहे हो मेरा चेहरा पर भी थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा बिल्डअप कि हाँ सर आज थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। क्यों? मैं पहले लगता था यार बिहार बोर्ड कुछ है ही नहीं, सिर्फ बनाया बनाया क्वेश्चन दे देता भैया, उसी को भैया वो तो क्वेश्चन बैंक रट कर कोई भी ले लेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लगभग 60% जो है, जो ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, 60% ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको नया बनाया गया और 40% तुम्हारा पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन से दिया गया। तो इसीलिए अब ये से सचेत जाओ बाबू मेरे, कोई बचाने वाला नहीं है। और आजकल ऑनलाइन में देख रहे हैं जितना लोग टीचर, बड़े बड़े टीचर है, 70 में से 30, 35, 33 लड़ रहा है और आके वीडियो बना रहा है, देख लो भैया मेरा 35 लड़ गया। देखो भैया, क्वेश्चन ये नहीं कि तुम्हारा 35 लड़ा, क्वेश्चन ये कि 70 में से तुम्हारा कितना लड़ा। हमको पता है कि 35 ही बनाना है, सब बच्चा को भी पता है, पर टीचर के अकॉर्डिंग अगर तुम सोचो तो 70 में से तुम्हारा कितना बना। अगर सोच लो यही क्वेश्चन डबल नहीं रहता तो मैं तो बिहार बोर्ड वाले से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि क्वेश्चन डबल नहीं हाफ कर दो, 35 में से 35। जब तक टफ कुछ नहीं होगा, अब बोलोगे सर जी आप सब मेरा दुश्मन है। देखो भैया, दुश्मन नहीं है। हर डॉक्टर, हर एक डॉक्टर तुमको सही करने से पहले सुई देता है, जिसमें बहुत दर्द होता है। वो दर्द 2 से 4 दिन तक चलता है, लेकिन जब तुम्हारा तबियत ठीक हो जाएगा ना, फिर वही डॉक्टर को तुम भगवान समझते हो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा तबियत को ठीक किया। याद रखना, टफ चीज में हमेशा भाग लो, तो वही तुमको जब अभी टफ कर देगा, हार्ड तुम्हारा एग्जाम कर देगा, तुम हार्ड की तरह से पढ़ोगे, बाद में यही तुमको क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा। जब कंपटीशन में जाओगे, जब एक कुछ बड़ा कुछ करने का सोचोगे, तो यही तुमको फिर प्रॉफिट लाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? डॉक्टर का एग्जाम्पल ये लिए, ठीक ना। तो अब बकवास ना करते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ध्यान से रहना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नया आजकल बनता है, इस बार तो न्यू न्यू था, याद रखना, ठीक है। तो कल की क्लास में हम जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आवेश के बारे में पढ़े थे। ये आवेश का मात्रक क्या था? कूलाम होता है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। ये दो प्रकार का था, प्लस माइनस, धन आवेश, ऋण आवेश। प्लस प्लस रिपल, माइनस माइनस रिपल, प्लस माइनस एट्रैक्ट, पता होगा। फिर आवेश, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है ये भी पढ़े थे। और आवेश का गुण पढ़े थे, 3 गुण, संरक्षित होता है, योगात्मक होता है और क्वांटमीकरण होता है। ये बताए थे ना 3 को। और यहाँ पर से एक न्यूमेरिकल भी बताए थे। फॉर्मूला क्या था? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। Q क्या सर जी? आवेश का मान। एन है क्या सर जी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है सर जी? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलम। और हमने ये बताया था आवेश का मतलब ही, बहुत सारे एग्जांपल देकर मैंने क्या किया, बताया था, जिसे गुस्सा भी दिया था। तो यहाँ तक हम क्लास को किए थे और इसी फॉर्मूला पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या था कि आवेश फिक्स अमाउंट में उपलब्ध होता है। आवेश संरक्षित का मतलब क्या था? आवेश ना तो नष्ट होता ना ही उत्पन्न होता, ये सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो ये सब कल की क्लास में हम पढ़े थे भैया। आज वहीं से हम क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। आज के क्लास में थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे कूलाम के नियम पे, ठीक ना। किस पे चलेंगे हम? कूलाम के नियम पे। फिलहाल एक न्यूमेरिकल और कर लिया जाए। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है ए, जिसका नाम रख दिए ए। ये दूसरा का बॉडी है जिसका नाम रख दिया तुम्हारा बी। हम बोले थे कल की क्लास में, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती, इस पे प्लस आवेश उत्पन्न हुआ, इस पे माइनस आवेश उत्पन्न हुआ। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? तो बोलोगे सर जी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश स्थित है क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन क्वेश्चन को अगर मैं पलट दूं, अब बोलो कि बॉडी ए से बी पर 1 कूलम आवेश गया, तो क्वेश्चन ये है कि सर कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछेगा कि एक आवेश कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन। या तो बोलेगा कि कोई वस्तु है जिस पर से 1 कूलम आवेश दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हुआ, तो बताइए
कि उस वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, जैसे कि ए से बी पर कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो आते हैं भैया सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट ही रखते हैं आज की क्लास के अकॉर्डिंग कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन। ये लेक्चर नंबर कितना है तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख दूं लेक्चर नंबर क्या है, सेकंड है, विद्युत आवेश तथा उनके क्षेत्र का। ठीक नहीं, यही फॉर्मूला पर बनेगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q का वैल्यू 1 कूलम आवेश और n का मान ही निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमको निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इस तरफ गुना इस तरफ आएगा तो भागा, तो 1/1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब बटे क्या जाएगा, सॉरी बराबर n। अब क्या करो, 19 को ऊपर भेज दो, तो 1 गुने 10 पे पावर क्या जाएगा 19। कहाँ गया मेरा रजिस्टर, 1 मिनट रुक जाओ। 1 गुने 1.10 पे, सॉरी क्या मेरे से हो रहा है, फिर से बटे की जगह 1.6 बराबर। ठीक नहीं, अब यहाँ पर क्या करो, पॉइंट हटाएंगे तो याद रखना यहाँ पर शून्य हटा देंगे। जब भी कोई नीचे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर शून्य हटा देना, लेकिन याद रखना डिजिट गिनना, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 ही शून्य है। अगर मान लो यहाँ पर दे दिए 2 3, 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 3 शून्य हटाना। ठीक है, लेकिन मेरे पास 1 अंक था तो इसीलिए हम क्या किए 1 शून्य। ये मेरा ट्रिक है, पता नहीं कहाँ से हम सीखे, हमको खुद ही नहीं पता है। हालांकि मैं कहीं पे ये चीज सीखा उखा नहीं, पता नहीं, ऐसी दिमाग में मेरा आया, देखें भैया चाहो कहीं सीखे होंगे जरूर से, मुझे याद नहीं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 गुने 10 पे पावर 19 बटे क्या जाएगा 16। अब देखो 19 के पास मतलब 19 जीरो है, कितना है 19 जीरो, 19 में से 1 लेकर इसी को दे देता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर 10 पर पेपर क्या जाएगा 18 और नीचे क्या जाएगा 16। अब इसको काटेंगे तो 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुने 10 पे पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखो वो भैया, इस सबको रट लो, इसको क्या करो रट लो। हालांकि मेरा बता दिए, लेकिन इसको रट्टा मार लो, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों पूछेगा, दोनों में फंसना नहीं। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम और 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? तो ये तुम्हारा फाइनल ये हो गया, ये फाइनल तुम्हारा हो गया। तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूँ और डायरेक्ट चलता हूँ कूलम के नियम पे। बाबू मेरे थोड़ा सा नोट्स करना अच्छे से, मैं हर एक टॉपिक को रिकवर करते जाऊंगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं किया तो भैया जाओ कृपया फर्स्ट लेक्चर करो, क्योंकि सेकंड लेक्चर तुमको समझ में आने वाला है नहीं है विदाउट फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, तो आते हैं भैया, हेडिंग डालो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम का नियम। शायद मैं पढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे मेरा राइटिंग बेहतर होता जाएगा। ये कूलम का नियम क्या है याद रखना, नियम कुछ भी हो लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12 के अकॉर्डिंग जब तक तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो क्लास 12 में, हर जगह ये फॉर्मूला तुमको काम आएगा ही आएगा। ठीक नहीं, ये कूलम का नियम क्या है, इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं। मान लो कोई Q आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश, 2 आवेश मेरे पास है और दोनों प्लस प्लस है। ये कुछ दूरी पर रखा हुआ, दूरी दे दें 2 मीटर 3 मीटर, दूरी मीटर में नहीं मानते हम, मान लेते आर है। तुम चाहो तो 2 मीटर 3 मीटर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्लस प्लस है, इसके कारण ये क्या करेगा रिपल करेगा, और इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है। बताए थे कल की क्लास में, प्लस प्लस रहेगा तो रिपल, अगर माइनस माइनस रहेगा तो भी रिपल, अगर प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट। बताए थे ना कल की क्लास में, हम ये बताए थे कि 2 समजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेश आपस में कौन सा बल, आकर्षण बल। कल की क्लास में हम बताए थे। तो ये 2 आवेश है, एक Q1 एक Q2 है, दोनों प्लस है, दोनों विपरीत दिशा में क्या करेगा बल लगेगा। क्यों? क्योंकि आवेश उत्पन्न होता है तो क्या लगता है बल। अगर नहीं विश्वास है तो एक काम करना, कलम को ऐसे सूखे हुए बाल में, ना कि तेल भंगोर लो और उसके बाद करो, तेल भंगोरने के बाद नहीं, सूखा जिसे नहाते हो शैम्पू से बाल सूख जाता है, तो ऐसे ऐसे इस पे करना। तो इस वस्तु पे क्या उत्पन्न हो जाएगा चार्ज, और ये जैसे इस पर चार्ज होगा ये किसी दूसरे वस्तु पर क्या लगाएगा बल। अब इसको तुमको देखने के लिए क्या करना होगा, जो पेपर है ना, कागज जो तुम सबका पेज होगा कॉपी का, उसको फाड़ लो, छोटा 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 कर लो और उसको बहुत छोटा छोटा करके नीचे रख लो, अब माथा में ऐसे करके रगड़ो और उसके बाद उसको करीब ले जाओगे, क्या हो जाएगा वो चिपकेगा।
क्या करेगा, चिपकेगा, ऐसे करके खींचेगा कागज को, ये कलम क्या करेगा, खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये कलम जो है वो आवेश, इस पर कौन सी उत्पन्न हो गया, आवेश। क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। तो भैया यहाँ पर भी दो आवेश है। अब दोनों आवेश कुछ दूरी पर है, हम दूरी को मान लिया आर, तुम्हारा मर्जी जो मानना, ए मानो बी मानो, मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों के बीच में बल लगेगा, बल तो लगेगा, कौन बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण, लेकिन बल कितना लगेगा, बल कितना लगेगा ये बताओ, बल कितना लगेगा मेरे को ये बताओ, मैंने ये पूछ लिया तो क्या करोगे। तो भैया अब कैसे निकालें, तो यही बल के दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालने के लिए एक नियम दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम के नियम। तुम चाहो तो लिख सकते हो, तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना पड़ेगा। दो आवेश के बीच लिख लो कि दो आवेश के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए या निकालने के लिए, जो मर्जी हो कोई एक लिख लेना। दो आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के लिए एक नियम दिया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। लिख लियो और कलम कॉपी को अब रख दो, वीडियो को रोक रोक के लिख लो और कलम कॉपी को रख दो। अब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन है सर जी की बल कितना लगेगा। तो कूलाम सर ने बोले थे, क्या क्या बोले थे इनके बारे में, कि भैया ये दोनों आवेश के बीच में जो बल कितना लगेगा, ये इस पे डिपेंड पड़ता कि आवेश कितना छोटा है और कितना बड़ा है। जैसे कि आवेश इतू सा, तो बल भी छोटा, और आवेश बड़का कर दिए तो बल क्या लगेगा, बड़ा लगेगा। समझा कि नहीं। तो मतलब फोर्स जो है वो डिपेंडेंट पड़ता है दोनों आवेश के परिणाम पर, दोनों आवेश के परिणाम पर। समझ में आया कि नहीं, कि आवेश कितना है या नहीं। यहाँ पर लिख भी देंगे और उसको बोलने के लिए बोल भी रहे हैं, समझ, पहले कलम को रख लो बढ़िया से और क्या क्या करो, पहले समझो अच्छे से। आवेश क्या होता है, डिपेंडेंट पड़ता है दोनों आवेश के, सॉरी, बल क्या है, बल डिपेंडेंट किस पे पड़ता है, तो दोनों आवेश के परिणाम पे। आवेश छोटा छोटा तो बल भी छोटा छोटा। अब बात है कि कितना के परिणाम के, तो दोनों के गुणनफल के, दोनों के गुणनफल के। ठीक, अभी समझाते हैं, इसको लिखे हुए मतलब को अभी नहीं समझना, सिर्फ समझ लो कि भैया दोनों आवेश छोटा तो बल भी छोटा, बड़ा तो बल भी बड़ा। तो आवेश समानुपाती होता है किसका, दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल का। ये बाद में लिख लेना, देखना। और उसके बाद और क्या बोले थे कि भैया जो फोर्स है ना, जो बल, अगर आवेश इतना नजदीक तो बल ज्यादा, दूरी बढ़ा देंगे तो बल कम जाएगा। ध्यान से देखो, अगर छोटा छोटा कैसा भी बल हो, करीब रखा हुआ तो बल ज्यादा लगेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, कमेगा। यहाँ पर बल कम रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। कमना के मतलब वो क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो भैया व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, यानी कि कितना व्युत्क्रमानुपाती, जैसे कि दूरी को बढ़ाएंगे बल घटेगा, दूरी बढ़ाएंगे बल क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, तो दूरी के वर्गों के, दूरी के वर्गों के। समझ में आ रखना है। तो इसलिए एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। और किस पर डिपेंड पड़ता है, तो एफ डिपेंड पड़ता है भैया मीडियम पे। किस पे, मीडियम पे। अब ये दोनों आवेश कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है कि हवा में रखा है या पानी के अंदर में रखा है या दूध के अंदर में रखा है, या ये दोनों आवेश के बीच में कोई धातु रखा होगा। बात समझ रखने, अगर मान लो दोनों आवेश इतना है हवा में रखें, तो सपोज करो इसके बीच जो बल लग रहा है, मान लो 2.3 न्यूटन बल लग रहा है। कितना, 0.2 न्यूटन बल लग रहा है। अब सेम डिस्टेंस सेम आवेश को पानी में रख देंगे तो क्या होगा, तो आंसर है बल क्या हो जाता है सर जी, कम जाता है, बल कम जाता है। मतलब ये है कि ये दोनों आवेश के बीच कितना बल लगेगा, वो किस पर डिपेंड पड़ता है, तो मीडियम पे। किस पर डिपेंड पड़ता है भैया, तो मीडियम पे। तो भैया के, तो एफ किस पर डिपेंड पड़ता है, एफ मध्यम पे डिपेंड करता है, मध्यम पर, जिसको हम के से लिखेंगे। अब जब तीनों को आपस में इक्वल करेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला आएगा, एफ के Q1 Q2 बाय r²। मतलब ये कूलाम जी के द्वारा दिया गया था फाइनल फॉर्मूला है। ये तुम्हारा क्या है सर जी, फाइनल फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला के तहत हम क्या करेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या करेंगे, निकालेंगे। अभी मैंने जो लिखा है कि दो आवेश के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम के नियम बोले थे। अब उसके बाद ये वाला नोट्स करो, इसके बाद डिस्टेंस भी दो, और यहाँ के बाद यहाँ क्या करना, तो भैया यहाँ तुम सबको क्या करना है, तो भैया यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल, मेरा इंग्लिश बहुत गंदा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, 1/r²। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ से फाइनल फॉर्मूला जो तुम्हारा आया, फाइनल के, सॉरी Q1 Q2 बाय r², तो F बराबर आएगा तुम्हारा के
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तुमको बुक में ऐसे करके मिलेगा, ये तुमको क्या मिलेगा बुक में ऐसे, लेकिन हम जो बताएं ये इधर है फॉर्मूला। ये तुम्हारा क्या है फाइनल फॉर्मूला। अब ऐसे करके लिख के यहाँ पर क्या करो आपको नोट्स करो। अगर तुम चाहो इसको देखो ये लिखा हुआ मैथ में, कैसे में मैथ में, लेकिन इसको हिंदी में क्या लिखोगे कि बल जो होता है समानुपातिक होता है किसके, दोनों आवेश के परिणामों के गुणनफल के। अगर तुमको हिंदी में लिखना है तो अच्छे से लिख सकते हो कि भैया जो बल होता है समानुपाती दो आवेश के परिणामों के गुणनफल के। काहे कि बिहार बोर्ड में हो सकता है पूछ ले, हालांकि पूछा अभी तक नहीं है, लेकिन क्या पता हो सकता पूछ ले कि भैया कूलाम के नियम क्या है, तो वो तो लिख ही दोगे भैया दो आवेश के बीच लगने वाले बल को निकालने के लिए एक नियम दिया गया था जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। लेकिन बोलेगा और कुछ, चलो ठीक है नहीं पूछता है, बुक में भी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है, ऐसे ही दिया हुआ है तो भैया ऐसे ही लिख देते हैं। क्या पूछ सकता था भैया, ऐसे कर दोगे और फिर फाइनल फॉर्मूला लिख दोगे, ये चित्र लिख दोगे, फाइनल फॉर्मूला लिख दोगे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये के क्या है सर जी, तो याद रखना के एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान, याद रखना जिसका मान किस पर डिपेंड करता है छोटू लोग, जिसका मान मध्यम पे डिपेंड करता है, मध्यम पर निर्भर करता है। ये के बहुत खतरनाक है, ये जो के है ना वो बहुत खतरनाक है, इसके बारे में हम एक्स्ट्रा एक क्लास और लेना पड़ेगा, जो कि कल की क्लास में हम इस पर क्या करेंगे पढ़ेंगे। आज खाली सिर्फ कूलाम के नियम और कूलाम के नियम पर जितना न्यूमेरिकल को एग्जाम में पूछा जाता है या जितना पूछने की चांसेस है हम उसके बारे में करेंगे, और के बारे में और डिटेल से हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान लो ये के क्या सर जी, तो मीडियम, जैसे कि दो आवेश कहाँ रखा हुआ, हवा में है, या दोनों आवेश पानी में रखा हुआ है या तेल में रखा हुआ है। तेल है तो वो भी कौन सा तेल, पेट्रोल है, किरोसिन है, डीजल है या करुआ तेल है, ये सब कौन सा तेल है, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं हम सब गांव की भाषा में सरसों के तेल को करुआ तेल बोलते हैं हम सब, ठीक है। तो तुम सबको जो बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह निर्वात में रखा हुआ है तो उस पर डिपेंड पड़ता है ये के का मान। फिलहाल के लिए यहाँ पर के का मान, के का मान निर्वात के लिए याद करना ना, निर्वात के लिए, के लिए 9 गुने 10 के पावर 9। अच्छा इसका मात्रक निकाल सकते हो, के का मात्रक निकाल सकते हो, के का मात्रक निकाल देते हैं, तुम सब निकाल लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये है के का मान। याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये मात्रक एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि के का मात्रक क्या है, के का मात्रक तुम्हारा क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। अब के का मात्रक तुम सबको निकाल के दिखा देते हैं, जैसे कि के का मात्रक निकालना था यहाँ F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमको के का मात्रक निकालना, पहले सबका मात्रक लिख दो। F का क्या था न्यूटन बराबर के, अच्छा इसका भी कूलम, इसका आवेश का मात्रक क्या था कूलम, तो कूलम कूलम तो कूलम स्क्वायर बटे आर का डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। सबको इस तरफ भेज दो, इस तरफ इस जगह था न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटे कूलम इस तरफ नीचे जाएगा कूलम स्क्वायर बराबर के। अब कूलम इस हो गया तो के का मात्रक आ गया न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही ना। अब देखो ऐसे ये तो बटा में लिखो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -2, क्या कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो हम अभी कुछ देर पहले बताते कि घात क्या आ जाएगा इसका चेंज हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मात्रक भी याद रखना छोटू वालों, मैंने निकाल के भी बता दिया, ठीक है। तो ये है भैया कूलम का नियम जो कि तुमको हम बता दिए, क्लियर। तो इसको नोट्स करें, कृपया नोट्स करें, और इस पर हम एक दो क्या करते हैं न्यूमेरिकल देते हैं। मैं दूं न्यूमेरिकल, इसको मिटा दूं, मिटा देते हैं। ये है हमारा कूलम चाचा। फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि फॉर्मूला हर कदमों पे तुमको क्या करेगा काम देगा। और यहां से हम करेंगे क्या न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, मैं इसको भी मिटा देता हूं। हम क्या करते हैं दो आवेश का मान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Q1, चाहो तो तुम हिंदी में लिख सकते हो कि दो समान आवेश 0.2 माइक्रो कूलम, 0.2 माइक्रो कूलम और दूसरा का नाम है 0.3 माइक्रो कूलम, और उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया भैया
तुम चाहो तो हिंदी में पहले इसको लिख लो, हम डायरेक्ट बता देते हैं हिंदी में क्या लिखना, पहले क्वेश्चन को हिंदी में लिख लो कि दो समान आवेश, मतलब दोनों धन आवेश ही है चाहे ऋण आवेश होगा, दो समान आवेश लिखो, दो समान आवेश और 0.3 माइक्रो कूलम, दो समान आवेश 0.2 माइक्रो कूलम और 0.3 माइक्रो कूलम कितना सेंटीमीटर का दूरी पर रखा, हाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बताइए कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, प्रतिकर्षण बल ही लगेगा ना, तुम चाहो तो लिख सकते हो हिंदी में, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कि दो समान आवेश है 0.2 माइक्रो कूलम 0.3 माइक्रो कूलम, इसके बीच का डिस्टेंस कितना सर 30 सेंटीमीटर, और हमको बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा वो निकालने के लिए। क्या दिखाई पड़ रही है यहाँ तक, और कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो पूछा गया, तो भाई यहाँ पर Q1 Q2 का मान दिया गया, तो लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F हमको निकालना है, K का मान सबको पता है 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने, अच्छा Q1 का मान 0.2 माइक्रो कूलम, एक माइक्रो बराबर कितना होता, 1 माइक्रो बराबर होता 10 पे पावर माइनस 6। कौन क्लास में पढ़े होगे, तो क्लास 9th में पढ़े होगे या 11th में पढ़े होगे, किसी दोनों क्लास में तो पढ़े होगा भैया, एक माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, लेकिन यहाँ पर बोला कि 0.2 माइक्रो कूलम, अगर बोले एक माइक्रो कूलम बराबर इतना तो 2 माइक्रो कूलम बराबर, तो 2 गुने 10 पे पावर माइनस 6, लेकिन यहाँ पर बोला 0.2 माइक्रो कूलम, तो 0.2 गुने 10 पे पावर माइनस 6, ठीक है। तो भैया यहाँ पर Q1 का मान जो होगा उसको लिख सकते हैं हम क्या 0.2 गुने 10 पे पावर माइनस 6, और इसका लिख सकते हैं 0.3 गुने 10 पे पावर माइनस 6। अगर क्लास 11th नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं भैया, यहाँ पर हम बता दिए कि अगर तुमसे माइक्रो कूलम पूछेगा चाहे माइक्रो फैराड कुछ भी बोलेगा तो माइक्रो का मान हमेशा 10 पे पावर माइनस 6 होता है, मैंने बता दिया, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं Q1 का मान 0.2 गुने 10 पे पावर माइनस 6 और 0.3 गुने 10 पे पावर माइनस 6, और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कितना डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर, तो तुम 30 सेंटीमीटर याद रखना, डिस्टेंस यहाँ पर नोट्स में कहीं पर लिख लेना, नोट्स में दूरी हमेशा मीटर में लेना, दूरी हमेशा मीटर में होता है, क्यों भैया, क्योंकि फिजिक्स में दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसीलिए हम किस में लेंगे मीटर में, तो यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर में, पर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक मीटर में 30 सेंटीमीटर को किस में बदलना है मीटर में, किस में बदलना है मीटर में, तो इसीलिए 30 को भागा देना पड़ेगा, 30 में भागा देना पड़ेगा किससे 100 से, 30 से भागा देना पड़ेगा हमको 100 से, कितना से 100 से, अच्छा 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, कि 10 गुने 10 तो वही ना होता 100, यहाँ पर 10 पे पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, यानी कि 30 गुने 10 पे पावर माइनस 2, यही ना होगा, तो यानी कि डिस्टेंस मेरा आ गया 30 गुने 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, तो आर निकाले मीटर में कन्वर्ट किया था ना, याद रखना मीटर में हर समय तुमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब 100 से भागा ना देकर डायरेक्ट हम लिख देंगे 10 पे पावर माइनस 2, तो तुम सब समझ जाना मतलब 100 से क्या किया हम भागा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एक काम करते हैं, माफी चाहता हूँ यहाँ से वीडियो थोड़ा सा कट गया था, कॉल आ गया था इसीलिए कट करना पड़ा, ठीक है। तो सब मान पुट कर लोगे, एफ का वैल्यू यहाँ पे रख लोगे, ठीक ना, और उसके बाद अब कैसे इसको सोल्व कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। तो पहले क्या करना, जितना ये सब दिखाई पड़ रहा है आगे वाला ये वाला सबको गुना करोगे, तो f बराबर क्या आ जाएगा, ये सबको गुना करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 54, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा तुम्हारा 54, और उसके बाद ये वाला जो है एक साथ कर लो, 10 पे पावर 6 10 पे पावर माइनस 6 10 पे पावर माइनस 6 और 10 पे पावर 9, तो ये दोनों को पावर तो सबको पता कि जुड़ता है, ये -6 कितना जाएगा -12, और 9 में से गया -12 तक घट के कितना जाएगा 10 पे पावर -3, यानी कि ऊपर वाला 16, और नीचे वाला क्या जाएगा 900 गुने 10 पे पावर माइनस कितना जाएगा 4, यही ना होगा 900 गुना 10 पे पावर -4। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है -4 इसको लेकर जाएंगे ऊपर, इसको लेकर जाएंगे क्या ऊपर, अच्छा इसके बाद सोल्व कैसे करेंगे, तो f बराबर कितना जाएगा 0.54 गुने 10 पे पावर -3 गुने 10 पे पावर कितना जाएगा, अच्छा एक काम करो रुक जाओ यहीं पर, यहाँ पे मैं एगो अपना तरीका बताऊं ट्रिक,
क्या करना है देखो, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। 0 दशमलव क्या होगा 54 गुने 10 पे पावर कितना हो गया -3, और यहाँ पर आ जाएगा 900 गुने 10 पे पावर -4। यहाँ पर क्या कर लें, अगर ये पॉइंट हट जाएगा ना तो मजा आएगा, दशमलव हटा लेंगे और डबल अंक है, डबल डिजिट, तो एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि कितना है 9 गुने, इसको लिख सकते हैं 10,000। 10,000 का मतलब होता है कितना, 10 पे पावर कितना, तो 10,000 आएगा। 10 पे पावर शायद 4, तो इसका मतलब 10 पे पावर 4 तो कितना, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 54, तो सिर्फ वहां पॉइंट तो हट गया, यहाँ पर 54 गुने 10 पे पावर -3 बटे 9 गुने 10 पे पावर कितना 4 गुने 10 पे पावर -4, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो बचा मेरे पास सिर्फ 9, और ये 9 को काट देना 6 मरते, यानी कि 9 छक 54, यानी कि एफ का जो वैल्यू आ गया फाइनल 6 गुने 10 पे पावर -3, ये आ गया आपका सर जी परफेक्ट आंसर। ये आ गया आपका सर जी परफेक्ट आंसर। ये पॉइंट हटा दिए, यहाँ पर नीचे 0 हटा दिए, अब ये 10,000 है, 10,000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर -4, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा। तुम चाहो तो ये स्टेप को यहीं भी, यहाँ पर भी कर सकते हो, इसको मिटा देते फिर से कर ही देते, कहीं पर नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना 54 गुने 10 पे पावर -3, और यहाँ लिख देना 9 गुने 10 पे पावर 4 गुने 10 पे पावर -4, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि एफ का फाइनल वैल्यू आ गया 6 गुने 10 पे पावर -3 न्यूटन आंसर। ये आ गया आपका सर आंसर। एक हिसाब और दें, क्या आप सबको लगता है कि एक हिसाब और देना चाहिए, बताओ रे गधे लोग, लगता है तो भैया लिखो यहीं पर डायरेक्ट हिंदी में जिसको लिखना, दो विपरीत आवेश, दो देखो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश, एक है, एक का मान है 4 गुने 10 पे पावर -7, और Q2 का मान 4 गुने 10 पे पावर 7 8 गुने 10 पे पावर -7। दो विपरीत आवेश, एक एक इतना, एक और इतना, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो भैया डायरेक्ट चलते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने इसका मान 4 गुने 10 पे पावर -7, 8 गुने 10 पे पावर -7, अब बटे वही, इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 12 को कितना से 10 पे पावर -2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और स्क्वायर है तो अपना स्क्वायर कर देंगे। बोले थे कि सबसे पहले आगे वाला के कर लो, 32 गुना करो, 9 8 चौके 32 गुना 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 9 3 27 1 28, यानी कि 200 कितना आया 88, टोटल को कर लो अगुने, इसको करेंगे तो कितना आएगा 10 पे पावर -6 सॉरी -5, क्यों, क्योंकि 10 पे पावर 7 -10 पे पावर 7 तो -14, और -14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 15 ही ना, सॉरी 5 ही ना, और नीचे कितना आ जाएगा 12 को 144 गुने 10 पे पावर -4, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि एफ का जो फाइनल वैल्यू है 2 गुने, और ये ऊपर चल जाएगा तो 10 पे पावर -5 गुने 10 पे पावर 4, अब ये करके आ जाएगा एफ का वैल्यू फाइनल 2 गुने 10 पे पावर -1। अच्छा ये -1 को पलट दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने 10 पे पावर -1, इसको पलट देंगे यानी कि 2 गुने 1/10 हो जाएगा, यानी कि 2/10 इसको लिख सकते हैं ना, तो भैया 2/10 को काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 2, तो फाइनल आंसर लिख दो डायरेक्टली 0.2 न्यूटन बल। चाहे ऐसे भी तुम्हारा लिख दोगे तो भैया तुम्हारा नंबर मिल जाएगा, और आंसर ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, जो तुम चाहो वही तुम्हारा क्या है परफेक्ट है। क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं, आंसर है हाँ सर समझ में आ रहा है। क्लियर, मैं इसको मिटा दूं, नोट्स करना चाहिए था, क्यों नहीं नोट्स किया, नोट्स करना चाहिए था, जहां पे तुमको दिक्कत लगेगी नोट्स करने के लिए वहीं पर मैं नोट्स करने के लिए बताऊंगा, बाकी बात मैं कहीं नहीं बता सकता। क्लियर, तो ये अगर किसी को और बनाना तो भैया अब जाके बनाना, लेकिन अब फिलहाल के लिए हम क्लास को क्या करते हैं आगे, और आगे क्लास करते हुए, और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हेडिंग डालो कूलाम का नियम खत्म, अरे नहीं सर अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम का तो एक लेक्चर और चलेगा, कूलाम का एक लेक्चर और चलेगा, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे के बारे में, जो बोले थे ना के।
के, इसके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में पढ़ेंगे कूलाम के नियम। आज सिर्फ बोले थे न्यूमेरिकल का बात करेंगे, कल की क्लास में कूलाम के नियम का महत्व जो 2 नंबर में पूछा जाता है, कूलाम के नियम की सीमाएं जो, अरे मम्मी बहुत दर्द कर रहा भाई मेरा, ये यही प्रॉब्लम था मेरे को जब ठड़ा ठड़ा पढ़ाते थे, सुबह से ही पढ़ाते हैं 10 बजे तक, 6 से शुरू करते हैं 10 बजे तक पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर जो होता है ना दर्द करता, ठड़ा ठड़ा था, पैर दर्द करने होता है इसीलिए। और 12th का सबसे लास्ट है, 12th का सबसे लास्ट पढ़ाते हैं इसीलिए थोड़ा सा फील होता है। ये लिए ने पढ़ा रहे थे और बाकी बात कुछ नहीं, ठीक है। के का जो है वो मान, फिर उसके बाद कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम की सीमाएं, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे जो कि एक लेक्चर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल का बात करें तो इसीलिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी आ गया। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जैसे कि बोले थे कि अभी 2 आवेश रखा हुआ, मैंने बोला था कि 2 आवेश रखा हुआ, दोनों के बीच में कितना बल लगेगा उसको निकालने के लिए एक नियम दिया गया था जिसे हम बोलते हैं कूलाम के नियम। उस नियम के अनुसार क्या था कि F बराबर फॉर्मूला आया था, कुछ जो भी आएगा आएगा। लेकिन अब हम तुमको क्या करते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई Q आवेश है और इसके चारों तरफ मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 आवेश रखा हुआ है। अब ये सब के सब क्या है भैया, प्लस है, सब के सब क्या है, प्लस है। सब इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, सब इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, सब इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, सब इस पे बल लगाएगा, बल लगाएगा, बल लगाएगा। क्वेश्चन है सर जी कितना, सर जी क्वेश्चन है कितना, मैंने बोल दिया मान लो कि पहला के द्वारा Q1 के द्वारा Q1 के द्वारा यानी कि कितना बल, F1 के द्वारा कितना बल लग रहा है, मान लो 2 न्यूटन का लग रहा है, और F2 में कितना का, 3 न्यूटन का लग रहा है। फिर F3 में बोल दिए भैया इसमें 1 न्यूटन का लग रहा है। F4 मतलब Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उतना सेकंड में, समझा। और F4 मतलब चौथा आवेश के द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो मान लेते हैं हम फिर से 4 न्यूटन। पॉइंट में नहीं दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट में देगा थोड़ा समझने में तुम सबको दिक्कत होगा, लेकिन हालांकि तुम्हारे एग्जाम में पॉइंट में ही आएगा, पहले समझ लो उसके बाद एग्जाम पर हम चलते हैं। फिर F5 F6 के द्वारा मान लो ये दोनों के द्वारा कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का, इसके द्वारा भी 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 1 न्यूटन का। तो बोलेंगे भैया टोटल बल, तो टोटल बल कितना लग रहा है, टोटल फोर्स एट दी क्यू चार्ज अरे मेरा इंग्लिश, क्यू चार्ज पर जो बीच में क्यू चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। बोलोगे सर ये कितना लगा, इतना टोटल को जोड़ देंगे, 1 2 6 7 10 2 12, सर इस पर 12 न्यूटन का बल लग रहा है। मजा आ गया। तो मतलब F का जो F नेट फोर्स है, F नेट फोर्स मतलब समझते हो ना, F टोटल फोर्स, F नोट फोर्स किस पर, Q, F नेट फोर्स Q, Q चार्ज यानी कि Q चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो लिख दोगे सर जी 12 न्यूटन। फाइनल आंसर यही ना आएगा, फाइनल आंसर। लेकिन अगर मैं बोलूं गलत, क्यों, अरे बबुआ थोड़ा सा समझ, बल कौन राशि है, तुम बताओ बल कौन राशि है, हु इज दी राशि, कौन राशि है, कौन राशि है, तो बोलोगे सर जी सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है। अब क्लास 11th में तो वेक्टर स्कॉलर पढ़े ही होगे, सदिश अदिश तो पढ़े ही होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं रिक्वेस्ट तो जरूर करूंगा कि जाकर कम से कम ना कुछ तो ये क्लास छोड़ो अभी, जाकर सदिश अदिश का 1 शॉट कहीं पे देख लेना, कोई भी क्लास, मैं तो सिर्फ 12th का पढ़ा रहा हूँ, पहला साल है, जाकर कहीं पर क्लास 11th का 1 शॉट बोलना कि स्कॉलर सदिश और अदिश का 1 शॉट, उसको अच्छे से कर लेना। और जो राशि सदिश होता है वो ऐसे ही नहीं जुड़ता है भैया, वो क्या करता है, सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन। मतलब जैसे मान लो तुम 5 केजी आलू, एगो थैला है, 5 केजी आलू रखा, 6 केजी आलू रखा, टोटल थैला में कितना आलू हो गया, तो 6 5 11 केजी कर दियो। लेकिन अगर क्योंकि केजी भैया जो वजन है केजी करने का वो वेक्टर राशि नहीं है, वो अदिश राशि है, तो उसको नॉर्मल ऐसे ही जोड़ लोगे, नॉर्मल ऐसे जोड़ लेंगे। लेकिन अगर हम तुमको बोले 2 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स किसी आवेश पर लग रहा है, तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ सकते, इसको जोड़ने का अलग एक नियम आता है जिसको हम सब बोलते हैं सदिश योग का नियम, जो क्लास 11th में पढ़ेगा। जैसे कि बताते हैं रिजल्टेंट वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा।
आर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, करके जोड़ो, आधे ना, आधे ना। तो भैया इसके इस सभी आवेश के द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है उसका सदिश योग करेंगे, तब हमारा इस पर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। और इस पर जब नेट फोर्स निकाल लेंगे तो वही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो सर इसका जवाब कैसे देंगे, तो बस सिंपल, किसी आवेश के निकाय मतलब बगल में चारों तरफ रखे आवेश के द्वारा लगने वाला बल का सदिश योग। नहीं समझ में आया सर फिर से बताइए, कोई बात नहीं, इसको नोट्स मत कर लेना, अभी नोट्स करने के लिए बोले, जहां पर बजोगे तो मैं वहां पे बताने के लिए रेडी हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो एक आवेश के निकट स्थित अन्य आवेश के द्वारा लगने वाला बल का सदिश योग, का सदिश योग अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। लिख लो भैया, एक आवेश के चारों तरफ स्थित आवेश के द्वारा लगने वाला बल का सदिश योग ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया वेक्टर एफ बराबर F1 F2 F3 डॉट 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 Fn वेक्टर 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 वेक्टर। सर आफ्टर वेक्टर वेक्टर मत कीजिए, मेरे को इरिटेट हो रहा है भैया। नहीं पढ़ोगे तो इरिटेट तो होगा ही, नहीं पढ़ोगे तो इरिटेशन तो होगा। जाकर लेक्चर को देखो वेक्टर एंड स्कॉलर का। मतलब ये आवेश है, इसके निकाय अगर मान लो 2 भी आवेश है ना, Q2 Q1 मान लो Q3 और Q4, इसके आवेश रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होगा उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। इंग्लिश में बोले तो वेक्टर सम, क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, करें ना, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं इसको, मैं मिटा देता हूं ना, क्योंकि इस सबको नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि नोट इसको भी मिटा दो। अध्यारोपण के सिद्धांत पर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले कलम कॉपी को नीचे रखो और आराम से समझो, उसके बाद में हम क्वेश्चन भी लिखा देंगे। मान लो मेरे पास एक सम ट्रायंगल है, सम ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये मान लो कोई ए है, ये मान लो कोई बी है, ये मान लो सी है। इस पर भी क्यू आवेश, इस पर भी क्यू आवेश, इस पर भी क्यू आवेश। सम ट्रायंगल के शीर्ष पर, ये जो कोना पर इसको बोलते हैं, इसको अच्छा इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। सम ट्रायंगल की तरह मेरे को लग नहीं रहा, गंदा लगता है, फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। ये कोई क्या सर जी, सम ट्रायंगल, ये मान लो भुजा 1 बी सी। सम ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, तीनों शीर्ष पर समान आवेश स्थित है। फिर से बोले, कौन आवेश, समान। मतलब अगर ये 1 कूलम का तो ये भी 1 कूलम का, ये भी 1 कूलम का, ये 2 कूलम का तो ये भी 2 कूलम का, 2 कूलम का। और इसके भुजा का मान है ए ए ए, मतलब ये भुजा का मान दे दिए हम ए। ए को अगर ए है तो सब तो ए को कहें कि समबाहु त्रिभुज। सम ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होता, बराबर होता है। और इसके शीर्ष पर समान आवेश रखा, समान परिमाण वाला आवेश, मतलब सबका जो परिमाण है माने क्या है, समान है। तो भैया आप बोल रहे हैं कि फोर्स एट दी सी चार्ज, सी। अभी नोट्स मत करना, पहले आराम से समझो। हम इंग्लिश में थोड़ा सा लिख रहे हैं लेकिन हिंदी में समझा देंगे, क्योंकि कभी कभी फील होता है कि भैया अपने आप को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने का, तो इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। और बाकी दिल को खुश करने के लिए, ऐसा नहीं कि भैया तुम सबको गधा मतलब होशियार नहीं समझते हैं, भैया तुम सब बहुत होशियार हो, समझते हो गए। ऐसा नहीं भैया कि खुद को होशियार, मैं देखो अब क्या बोल रहे हैं, तुम सबको होशियार, हमको खुद को बोलने की जगह तुम्हारे सबको बोल रहे हैं। जब फोकस रहता है पढ़ाने पर तो कुछ समझाने के लिए ना बोलो, ठीक है। सिर्फ अभी बोले नोट्स नहीं करना, आराम से समझो। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये आवेश के द्वारा फोर्स एट दी सी चार्ज, मतलब ये सी चार्ज है इस पर, इसके द्वारा कितना बल लगेगा, इसके द्वारा। अब सब आवेश क्या है भैया, प्लस है, मान लो सब क्या है, प्लस। अब ये दोनों ए चार्ज और बी चार्ज, यानी कि शीर्ष ए पर और बी पर जो चार्ज है, इस पर कितना बल लगा रहा होगा, इस पर कितना बल लगा रहा, हम ये पूछ रहे हैं। तो पहले नंबर क्या करते हैं, ये देख लेते भैया कि इसके द्वारा बल ये रिपल करेगा, इस तरफ बोलेगा भैया तुम इस तरफ भागो।
और ये बोलेगा तुम भैया इस तरफ भागो, ठीक ना। तो पहले हम वहां ना जाते हैं, पहले क्या कर देते हैं, पहले क्या करते हैं कि ये आवेश के द्वारा इस पर देखते हैं ये दोनों आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है। तो सी फोर्स सी मतलब एफ पर, सी आवेश पर बल कौन लगा रहा है, ए, तो यानी कि एफ सी ए। तो ये दोनों के बीच में पता है तुमको कि गुलाम चाचा के नियम के अनुसार ये दोनों आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है, के Q1 Q2। तो Q1 Q2 का तो मान दोनों का समान है, दोनों का मान Q है, तो दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा, Q²। अब बटे डिस्टेंस क्या है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, ए, तो यानी कि A²। मतलब ये दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो इतना लग रहा है, KQ² बटे A²। डील डन। अच्छा, और एफ सी किसके द्वारा, बी के द्वारा कितना बल लग रहा है, तो वही के, मान तो आवेश का समान ही है, Q² बटे क्या करेंगे, A²। मान तो समान ही लग रहा है। अब भैया इसके द्वारा बल इतना लग रहा है, इसके द्वारा इस पर बल इतना लग रहा है, तो टोटल बल कितना लग रहा है, यहाँ पर फोर्स एट दी सी चार्ज, यानी कि ये सी चार्ज पर कितना बल लग रहा है। तो भैया ये इसको इस तरफ रिपल कर रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूं, और ये इसको इस तरफ बल लगा रहा है नहीं। तो भैया फोर्स यानी कि एफ नेट फोर्स बराबर क्या होगा, तो एफ सी ए प्लस में एफ सी बी, यानी कि दोनों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, यानी कि दोनों का वेक्टर सम यानी कि दोनों का जोड़ देंगे सदिश योग के नियम से, वो आ जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। अब वेक्टर सदिश के योग के नियम में तुम सब तो क्लास 11 में पढ़े, नहीं पढ़े तो भैया कृपया करके जाकर करें। तो भैया यहाँ पर एफ नेट फोर्स अगर हमको निकालना है, एफ नेट फोर्स बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला होता है A² प्लस में B² प्लस में 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला था। अब इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, हम मान पुट करके बना लेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, FCA मतलब A के द्वारा जो C पर बल लगा रहा है वो इतना लगा रहा है, और B के द्वारा जो C पर बल लगा रहा है वो भी इतना है, दोनों का मान नहीं लग रहा है, समान है, KQ² बटे A² KQ² बटे A²। तो भैया अगर इसको मान लिए A, तो इसको हम B कैसे मानेंगे, ये भी अपने आप A हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि भैया अगर हम इसको मान लिए KQ² बटे, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट के अंदर में ये वाला मान धर के इसका स्क्वायर करने में थोड़ा सा झंझट होता, दिक्कत होता, इसीलिए हम क्या करें, इसको A मान लिए, इसको B, तो इसको B हम कैसे मानेंगे, क्योंकि दोनों तो मान समान है। तो मतलब अगर ये A है तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, ये दोनों को सिमिलरिटी करके हम ये दोनों का क्या मान लेते हैं, F, क्योंकि भैया दोनों F है। अब मतलब A का मान भी F और B का मान भी F, ठीक। तो यानी कि F नेट फोर्स यानी कि अंडर रूट F² प्लस में F², A की जगह ये रखना था, B की जगह ये रखना था, लेकिन दोनों तो समान है, दोनों का F मान के सगर F रख दिए, प्लस में 2 इंटू F गुने F, यानी कि यहाँ पर भी F² इंटू कोस थीटा। अब थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे थीटा का मान ढूंढो, ये बल लगा रहा इस तरफ, ये बल लगा रहा इस तरफ, तो इसके बीच जो वेक्टर के बीच जो कोण होता है उसी कोण को बोलते हैं थीटा। तो भैया सम ट्रेंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के कोण का मान कितना होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, जब ये 60 तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा 60, यानी कि कोस 60 डिग्री। अब बोलेगा सर जी आप मुझसे गद्दारी कर, अरे भैया वेक्टर में पढ़ा होगा, ये मान लो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वैल्यू किस तरफ निकलता है, इसी तरफ ने, अगर समान आवेश है तो। जैसे कि नहीं विश्वास हो रहा है तो क्या करो, एक ऐसे करके रस्सी लो, ऐसे एक रस्सी यहाँ लो, एक रस्सी को एकदम 90 डिग्री पे करो, और उस पे बीच में कुछ रखो और दोनों समान दिशा में खींचना, ऐसे करके खींचना, और बीच में यहाँ पर कुछ मान लो कुछ पत्थर रख देना, और दोनों ऐसी रस्सी को दोनों को एकदम बढ़िया से खींचना बराबर से, तो इसका सामने इस तरफ आएगा, ऐसे थोड़ी ना इस तरफ नहीं, इसका रिजल्टेड वैल्यू क्या लिखेगा, इस तरफ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कोस 60 का मान, यानी कि एफ नेट फोर्स जो होगा, खाली एफ लिखे, नेट हमेशा लिखने में हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए सिर्फ एफ लिखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बराबर जो है फाइनल वैल्यू, अच्छा 2f² प्लस यहाँ पे देखो 2f² बटे क्या आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि फाइनल जो आ गया √3f², तो f तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि f का जो फाइनल वैल्यू आ गया √3f।
यही ना। अब इसका मान क्या कर देते हैं, एफ बराबर मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, एफ का जो फाइनल वैल्यू है, एफ का जो फाइनल वैल्यू √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या गया सर जी, फाइनल आंसर। दो एक समट्रायंगल के तीनों शीर्ष पर, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर समान आवेश स्थित है, समान परिमाण वाला आवेश स्थित है, वह समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा का मान ए है। तो बताइए कि सी पर स्थित आवेश, सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। अब चाहो तो तुम इसी को क्वेश्चन नंबर में 1 लिख लो कि एक लिखो, एक समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष पर समान परिमाण के आवेश स्थित है, समान परिमाण के आवेश स्थित है, और उस भुजा का मान ए है। तो बताइए कि सी चार्ज पर स्थित, सॉरी सी शीर्ष पर, सी शीर्ष पर, सी शीर्ष पर स्थित आवेश, स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल क्या होगा। तो भैया हमारा जो बल लग रहा है वो तुम्हारा ये होगा, अगर समान आवेश रहे तो। 2 नंबर में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है। भैया इसके द्वारा पहले बल निकाल लो, इसके द्वारा बल निकालो, दोनों का बल को वेक्टर सम कर देंगे, आंसर तुम्हारा सामने आ जाएगा। और बोलोगे सर इसके द्वारा ये वाला, ये वाला, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, अगर ऐसे भी रखता ना तुम्हारा फाइनल वैल्यू यही आता। थोड़ा सा हिसाब को इजी करने के लिए, न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए हम एफ मान लिए। अगर तुमको लग रहा है भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, हम एफ नहीं लेंगे, हम इसको ए लेंगे, इसको बी, भैया रखो, रखो, जाओ बनाओ, तुम्हारा फाइनल जो वैल्यू आया निकल के यही आएगा। हम एफ मान लिया ताकि रूट के अंदर में इसको गुना भागा जो उतना करने में दिक्कत है ही, समान है ही तो मान लिया, इसीलिए हम रखकर क्या कहें ले लाए, और यहाँ पर फिर बाद में जाकर क्या कर दिए, पुट कर दिए। अगर मैथ पढ़ेगा भी इजी लगेगा, अगर मैथ भी नहीं पढ़ेगा ची ची ची, तो फिर तुमको कभी इजी नहीं लग सकता, ठीक ना, क्लियर। अच्छा, हो सकता है अगर मैं बोल दूं यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, लेकिन परिमाण अभी भी समान है, परिमाण अभी समान है। 1 कूलम का ये है, 2 कूलम का ये, 1 कूलम का ये है, तो ये भी 1 कूलम, 1 कूलम ये, तो क्या होगा, तो अट्रैक्ट होगा, खिंचाएगा इस तरफ, ये इसको इस तरफ ऐसे खींचेगा, ये इस तरफ ऐसे खींचेगा, और इसी डायरेक्शन में जाएगा इसका रिजल्टेंट वैल्यू, तो मतलब कोस ई भी हो जाएगा कोस 60 का मान, मतलब फाइनल आंसर फिर भी तुम्हारा यही आएगा। चिन्ह यहाँ पर अगर आवेश का चिन्ह, जैसे कि धन आवेश, ऋण आवेश, परिमाण नहीं चेंज करना है, 2 कूलम 3 कूलम आवेश ये नहीं चेंज करना, हमको सिर्फ चेंज करना है कि भैया ये है ऋणात्मक आवेश, तो भैया सेम तुम्हारा आएगा, सिर्फ दिशा क्या आएगा, विपरीत। ये पहले रिपल कर रहा था, अब अट्रैक्ट करेगा अपना और क्या करेगा, खींचेगा, लेकिन आंसर तुम्हारा सेम ही सेम आएगा, क्लियर। चलो भाई मिटा दें इसको, और करें इस पर न्यूमेरिकल, सर और करते हैं न्यूमेरिकल, क्यों करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, एग्जाम के इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, √3 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, चाहे √3 एफ भी बोल देगा, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है √3 एफ, तो ये भी देख लेना भैया। बोलेगा एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर समान आवेश स्थित है, तो बताइए सी पर किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो कोई भी रहेगा तो उतना ही लगेगा, जैसे कि यहाँ पर था, इसके मान लो यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर भी क्यू था, यहाँ पर क्यू था, लेकिन याद रखना आवेश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आवेश समान होना चाहिए, तब लगेगा √3 एफ, एफ बोले तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब भुजा का मान ए रहेगा तो ए देना, अगर डी रहेगा तो डी देना, आर रहेगा तो आर लिखेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, 2 नंबर में पूछा हुआ बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक। चलो भैया अब तो ये बना लिया, अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर दे देते हैं, और एक वर्ग है जिसके चारों शीर्ष पर समान आवेश स्थित है, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, फोर्स एट दी, फोर्स एट दी डी चार्ज, डी चार्ज, मतलब ये डी पर ये तीनों आवेश, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा कितना बल लग रहा है, फोर्स एट दी डी चार्ज, समझ में बात आई कि नहीं, कि सर जी कितना बल लग रहा है, ये बहुत तेज दर्द कर रहा है भाई, अगर अंगीठी लेगा तो सॉरी क्या कर सकता हूँ मैं, टाइम कितना हुआ, बहुत ज्यादा टाइम हुआ, ये लास्ट न्यूमेरिकल बताकर क्लास को एंड कर देंगे आज, क्या। चलो भैया, तो इस पे के द्वारा कितना बल लगेगा, तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करते हैं, इसके द्वारा, अच्छा इसका भुजा लेते हैं, इसका भी भुजा मान लेते हैं ए, अगर वर्ग है, स्क्वायर है, तो उसका सब तो ए ही होगा ना, तो पहले क्या करते हैं, हमको बोला फोर्स किस पर लगाना चाहिए, डी पर,
तो ये भी इसको ऐसे कर रहा इधर। अगर सब प्लस हो या माइनस हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहेगा तो एट्रैक्ट, प्लस रहेगा तो रिपल करेगा और माइनस रहेगा तो एट्रैक्ट। ये इसको इस तरफ ठेलेगा। पहले ये दोनों का आवेश के बीच में कितना बल लगेगा वो निकाल लेते हैं। यानी कि एफ क्या सी क्या क्या कोई भी है, एफ डी पर लोन भैया, एफ डी पर लगा रहा कौन बल, सी, एफ डी सी, मतलब एफ डी पर यानी कि डी पर कौन बल लगा रहा है, सी। तो कोई दिक्कत नहीं, वही हो गया के आवेश समान है क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस वही ए स्क्वायर। अरे आवेश का परिमाण समान है तो क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर। अच्छा एफ डी क्या ए, इसके द्वारा क्या के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आवेश का मान समान है, डिस्टेंस भी समान है, तो बल उतना ही लग रहा है, मतलब इसके बीच में भी इतना बल लग रहा है इतना। अब बात ये सर जी की ये क्या करेगा, ये इसको बल ऐसे लगाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये दोनों बल को जोड़ देते हैं और फिर बाद में इसको बल, देखो 3 बल मेरे पास है, पहले 2 को जोड़ो फिर बाद में फिर दोनों के आंसर जितना आएगा फिर उसी को साथ तेसरका को जोड़ना, ऐसे नहीं जोड़ सकते हो हमेशा। तो पहले ये दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और फिर इसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे इसको, ये जो इस पर कितना बल लगा रहा है वो भी अच्छा निकाल ही देते हैं। पहले इस तरफ कोना में कहां से, एफ डी बी ना है बी बराबर क्या लग रहा है के, दोनों आवेश तो समान ही है तो क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यही स्क्वायर नहीं सोच रहे हो, डिस्टेंस सोच रहे हो स्क्वायर। अरे भैया इसके बीच का डिस्टेंस तो ये ना हुआ, ले है भैया सिस्टम है ये, इसके बीच का डिस्टेंस तो ये ना हुआ। अगर तुम ए स्क्वायर, ये तो इसका डिस्टेंस, इसका लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस क्या है ये निकालना। तो भैया ये स्क्वायर है तो ये भैया ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तुम सबको पता होगा क्लास 10 में पढ़े होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कि ये यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, पावर हटाएंगे रूट हटाएंगे, यानी कि अंडर रूट 2a, मतलब इसका डिस्टेंस कितना गया, रूट 2। तो मतलब ये है सर जी यहाँ पर रूट 2a का होल स्क्वायर, यानी कि एफ डी बी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। पहले अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं फिर बाद में ये जोड़ लेंगे, पहले इसको जोड़ो, ये दोनों को हम क्या मान लेंगे, एफ, क्योंकि मान समान है। तो एफ बराबर फाइनल वैल्यू आ जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, तो उसको तो पता है, एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर। अच्छा कोस थीटा, थीटा का मान देखो पहले किसका था, इसका और इसका, ये दोनों, इसको इस तरफ ये इस तरफ, तो ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री। अरे भैया एक स्क्वायर है ना भैया, तो ये है 90 डिग्री टोटल, तो ये कितना होगा 90 डिग्री ना, तो कोस 90 डिग्री। तो एफ का जो फाइनल वैल्यू आएगा रूट अंडर 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, कोस 90 का मान है 0, तो ये पूरा को लपेट कर देगा 0, मतलब वो 0 हो जाएगा, यानी कि f का वैल्यू आ गया रूट 2f। अब ये और ये वाला बल जोड़ देते हैं, यानी कि f जो आएगा, f जो टोटल फोर्स आएगा, यानी कि f डी बी प्लस में क्या आ जाएगा, ये दोनों का f क्या करेंगे, वेक्टर सम, वेक्टर सम ये कर रहे हैं वेक्टर सम। अब ये देखो ये दोनों आवेश बल लगाएगा तो इसको इस तरफ खींचेगा, रिजल्टेंट वैल्यू किस तरफ आएगा, ये दोनों, यानी कि ये दोनों, ये इसको इस तरफ, ये इसको इस तरफ ठेलेगा, तो मतलब रिजल्टेंट वैल्यू बीचों बीच आएगा, और ये भी ठेलेगा तो इसको बीचे बीच आएगा, यानी कि सभी इसको एक ही दिशा में बल लगा रहा है, यानी कि ये दोनों आवेश के द्वारा लगने वाला बल भी इसी का दिशा में है और ये भी इसी दिशा में। जब डायरेक्शन सेम होगा, याद रखना क्लास 11 के एगो रूल है सदिश योग के नियम में, यदि दिशा सेम है तो दोनों आवेश को बिना सदिश योग के नियम का पालन करते हुए जोड़ सकते हो, यानी कि एफ नेट फोर्स जो आएगा, एफ डीबी बराबर क्या आया, एफ डीबी बराबर क्या आया, के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस में इसका हम क्या लेंगे, रूट 2, एफ का वैल्यू कहाँ है, के क्यू स्क्वायर बटे क्या ए स्क्वायर, तो एफ का के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो मेरा जो आएगा कितना जाएगा 1/2 अंडर रूट 2, यही आएगा सर जी आपका फाइनल आंसर। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे ही जोड़ देना, अगर डायरेक्शन विपरीत हो तो भैया तब तुमको सदिश योग का नियम पालन करना पड़ेगा। ये सदिश और अदिश के जाकर नहीं किया क्लास, करो तभी समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ा सा भैया तो होगा, कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, ठीक ना। तो ये कृपया इसको नोट्स करें, नोट्स कर लिया जाए।
नोट्स कर लिया जा, मैं इसको मिटा दूं तो भैया ये फॉर्मूला याद रखना। इसको चाहो तो शॉर्ट में ऐसे भी आ सकते, नहीं है कैसे, हाँ f इंटू 1/2 प्लस में √2 ऐसे भी याद रख सकता हूँ। ठीक, मैं इसको मिटा दूं। अब तुमको क्या करना है, क्लास को खत्म, और इस क्लास को यहीं पर रहने देते। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जाएगा तो क्या तुम बता दो, हालांकि और न्यूमेरिकल है पर क्लास आज यही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। क्या अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया? क्या अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया? एक फेवरेट ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक स्क्वायर है जिस पर समान आवेश स्थित है, तो बीच में रखे कोई क्यू आवेश, कोई क्यू आवेश है, चाहे कुछ भी पॉइंट है, चाहे कोई भी चीज रखा हुआ है, इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इसके द्वारा सब लगने वाला बल कितना होगा? कर दोगे वेक्टर सम? अरे कर दोगे ना वेक्टर सम, समझ में है कि नहीं? तो भैया अगर यही का चिन्ह चेंज कर देंगे, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा शून्य। क्या जाएगा? शून्य। मतलब किसी चारों तरफ आवेश के स्थिति, अगर आवेश स्थित है लेकिन समान, क्या रहेगा? समान, तो उसके बीच में जो रखा जाता है आवेश, तो उस पर लगने वाला परिमाण हमेशा शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखना, ठीक है? तो ये याद रखना, ये नहीं तो इसको और क्लास में बढ़िया से हम पढ़ेंगे, वो या देखेंगे कल की क्लास में, ये तो परसों की क्लास में। कल की क्लास में पहले जो परमिटिविटी, जो के का बोले थे, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, चलेंगे, या तो कल ही देखेंगे, वैसा हम देखेंगे ऑफलाइन वालों भी देखेंगे क्या करता है नहीं करता, ताकि ऑफलाइन वाला भी ट्यूशन बंद था, अब चालू की है तो सबको चालू करेंगे, ठीक है? तो आई होप, उम्मीद करते हैं क्लास तुमको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो कृपया मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप क्लास को थोड़ा सा बढ़ाएं और शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से है भाई, तुमको शेयर करने से ही मेरा कुछ बन सकता है, तभी थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मेरा और अच्छा हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते भैया, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन ईमानदारी से बोले, ईमानदारी से पढ़ा रहे तो ईमानदारी से तुम भी सही काम करो, शेयर करो। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।